अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओज़ोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स के ओज़ोन की तह पतला होना, कम होना और इसके असरात। इस टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ओज़ोन। ओज़ोन है क्या, ओज़ोन किस चीज़ का नाम है। तो ओज़ोन इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओज़ोन जो है ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, यानी ऑक्सीजन जो है हमें पता है ऑक्सीजन O2 की शक्ल में एग्जिस्ट कर रही है, ऑक्सीजन गैस की शक्ल में, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, जबकि ओज़ोन जो है इसका फार्मूला है O3, यानी 3 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, मिलते हैं, जिसके नतीजे में ओज़ोन बनता है। तो इस वजह से क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस भी 2 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, ऑक्सीजन एलिमेंट पर, और ओज़ोन भी ऑक्सीजन एलिमेंट पर मुश्तमिल है। फ़र्क सिर्फ इनके एटम्स का है, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि ये जो है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ओज़ोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। फार्मूला इसका मैंने लिख ही दिया है कि O3। इस तरह से इसको हम जो है ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं, ट्राई ऑक्सीजन भी इसका नाम जो है वो लिया जाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसका जो कलर है वो पेल ब्लू होता है, पेल ब्लू कलर की ये होती है, और इसकी स्मेल भी होती है, और वो स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल, यानी पंजेंट स्मेल मीन के इरिटेटिंग स्मेल आपको ये फ़ील करेगी, थोड़ा सा बुरे तरीके से आपको महसूस होगी। ख़ास तौर पर अगर फ़ोटोकॉपियर मशीन्स के पास खड़े हों तो वहाँ पर जो है एक स्पेसिफ़िक किस्म की स्मेल फ़ील होती है। उस स्मेल को हम कहते हैं कि ओज़ोन की स्मेल है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ओज़ोन बन रही होती है। तो ये था ओज़ोन की। ओज़ोन इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक शक्ल है, 3 ऑक्सीजन के एटम पर मुश्तमिल होता है, पेल ब्लू कलर की है, हैविंग इरिटेटिंग स्मेल या पंजेंट स्मेल। तो अब ये कि हाउ ओज़ोन इज़ फॉर्म्ड, ओज़ोन बनती कैसे है, हाउ ओज़ोन इज़ फॉर्म्ड। ओज़ोन जो है वो कहाँ पर बनती है और कैसे बनती है। तो ओज़ोन जो है ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें मिड स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमने लेयर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखा था कि उसकी कुछ लेयर्स हैं, तो उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके मिड में जो है वो ये ओज़ोन की फॉर्मेशन का अमल होता है। कैसे बनती है, ऑक्सीजन गैस जो है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिलती है किससे, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, और जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा हो। कैसे, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की सूरत में, बिजली चमकने की सूरत में। तो इसके नतीजे में जो है वो ओज़ोन O3 बनती है। कहाँ पर बनती है, मिड स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में, स्ट्रेटोस्फेयर की दरमियानी तह में। ओज़ोन जो है मिड स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन गैस और एटॉमिक ऑक्सीजन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की सूरत में बनती है। तो ये जो है ओज़ोन की फॉर्मेशन है। यहाँ पर नेचुरली ना सिर्फ ओज़ोन बन रही होती है बल्कि ओज़ोन डिफॉर्म भी हो रही होती है, यानी ओज़ोन जो है वो दोबारा एटॉमिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में भी तब्दील हो रही है। तो ये नेचुरल फिनोमेना जो है वो चलता रहता है। तो अब ये तो हो गया कि ओज़ोन कैसे बनती है। पहले हमने देखा कि ओज़ोन क्या है, ओज़ोन बनती कैसे है। अब देखते हैं कि हमने एक और नाम बड़ा काफ़ी अर्से से हम सुनते आ रहे हैं कि ओज़ोन लेयर, ओज़ोन की तह। तो व्हाट इज़ ओज़ोन लेयर, ओज़ोन लेयर क्या है। अब ओज़ोन लेयर जो है ये ऐसे कि ओज़ोन जो है हमारे पूरे ग्लोब के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ओज़ोन O3 गैस जो है वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इसकी कंसंट्रेशन, हाँ इसकी कंसंट्रेशन वैरी करती है। इसकी कंसंट्रेशन हमारे नियर एटमॉस्फेयर में यानी पहली लेयर में कम है, ट्रोपोस्फेयर में, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पे ये बन रही है, और उससे बलाई हिस्से में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उस स्पेसिफिक एरिया को हमारे पूरे ग्लोब के इर्द गिर्द जहाँ पर ओज़ोन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ओज़ोन की मिकदार ज़्यादा है, ओज़ोन के मालिक्यूल्स ज़्यादा हैं, उस सारी तह को हम कहते हैं ओज़ोन लेयर। और ये ओज़ोन लेयर जो है हमारे ग्लोब के चारों तरफ जो है वो मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है कि ओज़ोन लेयर जो है ये हमारी जो ओज़ोन के मालिक्यूल हैं जो उनकी ज़्यादा मिकदार मौजूद है हमारे ग्लोब के गिर्द, उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका ये है कि ये जो है ओज़ोन सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकती है।
जैसे ये मतलब हमारा ग्लोब हो गया, हमारी अर्थ, और ये सन। तो ओज़ोन जो है, ओज़ोन क्या करती है, ओज़ोन की जो कंसंट्रेशन है, ओज़ोन की जो तह है हमारी मिड स्ट्रेटोस्फीयर में, उसका काम यह है कि वो सूरज से आने वाली जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकती है। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को या यूवी रेडिएशंस को रोकती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और इन रेडिएशंस को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती। ये रेडिएशंस जो हैं ये काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस हैं, काफ़ी ख़तरनाक रेडिएशंस हैं। अगर ओज़ोन ना हो तो ये रेडिएशंस जो है डायरेक्ट ज़मीन पर पहुँचे और डायरेक्टली इफ़ेक्ट करें ह्यूमन स्किन को और एनिमल स्किन को, और इससे जो है पहली डिजीज़ जो होती है वो स्किन कैंसर है। यानी अगर ये ओज़ोन ना हो, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्ट ज़मीन पर आएँ तो यहाँ पर जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं उनकी स्किन को जो है वो कैंसर हो जाए। तो इस वजह से ओज़ोन जो है वो बहुत बेनिफिशियल है ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए। तो ये तो था कि व्हाट इज़ ओज़ोन, ओज़ोन बनती कैसे है और ओज़ोन लेयर क्या है और इसका काम क्या है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि ओज़ोन डिप्लीशन। व्हाट इज़ ओज़ोन डिप्लीशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ओज़ोन डिप्लीशन जो है, ओज़ोन जो है बनती है, जैसे ये मैंने पहले से रिएक्शन लिखा हुआ है ओज़ोन का बनने का मिड स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में, और मैंने साथ ये भी आपको बताया था कि ये जो है दोबारा जो है ओज़ोन नेचुरली जो है डिकम्पोज होती रहती है, तहलील होती रहती है, किस में, ऑक्सीजन गैस में प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन में। तो ये नेचुरल फिनोमिना जो है ये बनता होता रहता है और ओज़ोन की जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस रहती है। अब ये तो नेचुरली हो रहा है, यानी ओज़ोन बन भी रही है और डिकम्पोज भी हो रही है, लेकिन उससे उसकी तय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब हुआ क्या, हम अपने सारे इस इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि ह्यूमन जो है, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में तरक्की हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ लेकर आ रही है, बहुत सारी आसानियों से, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर पे। हमने पीछे भी देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जो मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। यहाँ पर इंसान ने अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए इंसान ने दो चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं। पहले इंसान ने बनाया मतलब रेफ्रिजरेटर्स और दूसरे एयर कंडीशनर्स। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स। अब ये जो है ये इंसान ने अपनी आसाइश के लिए जो है दो मशीनें बनाई हैं। दोनों का पर्पस जो है वो कूलिंग करना, ये कूलिंग करती हैं हमारे रूम्स में एक स्पेसिफ़िक और जगह पे, जिसे हम रेफ्रिजरेटर का नाम देते हैं वहाँ पर। अब कूलिंग के लिए यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ गैसेस यूज़ करते हैं, और एक जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गैस है वो है CFC, यानी CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये इसका फार्मूला CFCl3। ये जो है बतौर रेफ्रिजरेंट एक ठंडी गैस की सूरत में ये इस्तेमाल होते हैं, और इस सारे यानी दोनों मशीनों में इन्हीं का रोल है कि ये कूलिंग का सबब बनते हैं। अब इनकी मतलब इन मशीनों के बनने के दौरान, इनकी रिपेयर के दौरान या किसी न किसी तरीके से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये जो है एस्केप हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं मिड स्ट्रेटोस्फीयर तक। कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि ये हवा से हल्के हैं, लाइटर दैन एयर हैं। हवा से हल्का होने की वजह से ये जो है इनसे निकल कर किसी न किसी वजह से ये हमारी ये जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर में ओज़ोन है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर तक जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो है यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उनसे ये इंटरेक्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये जब यूवी रेडिएशन से इंटरेक्ट करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो इसको डिकम्पोज कर देंगे।
और CFCl2 बनेगा, साथ जो है Cl रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ज़मीन से फ़रार के बाद हवा से हल्का होने की वजह से हमारे मिड स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंची, जहां पर ओजोन जो है यूवी रेडिएशंस को रोक रही है। वो यूवी रेडिएशंस तक जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहुंचे तो यूवी रेडिएशंस ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ इंटरेक्ट किया और इसको डीकम्पोज कर दिया, किसमें, CFCl2 में और क्लोरीन रेडिकल में। यानी जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है यूवी रेडिएशंस की वजह से, और क्लोरीन रेडिकल जो है क्लोरीन रेडिकल की सूरत में यहाँ पर फ्री होकर आज़ाद हो जाता है। अब ये क्लोरीन रेडिकल जो है ये वेरी डेंजरस है। ये क्या करता है, ये क्लोरीन रेडिकल जो है टारगेट करता है जाके ओजोन के मालिक्यूल को। क्लोरीन रेडिकल जो है कि ओजोन के जो मालिक्यूल है यानी O3 उसको टारगेट करेगा, उसको हिट करेगा और क्या करेगा, उसको सिंपल ऑक्सीजन गैस में तब्दील कर देगा प्लस OCl रेडिकल। क्लोरीन रेडिकल आया, इसने ओजोन के मालिक्यूल को अटैक किया और उसे सिंपल गैस यानी सिंपल ऑक्सीजन गैस और OCl रेडिकल में तब्दील कर दिया। अब ये जो बनने वाला OCl है रेडिकल, ये नहायत अनस्टेबल होता है, ये फ़ौरन जो है ब्रेकअप हो जाता है, किस में, ऑक्सीजन रेडिकल में प्लस क्लोरीन रेडिकल में। अब जो ऑक्सीजन है या एटॉमिक ऑक्सीजन, ये अपने साथ किसी और दूसरे वहाँ पर मौजूद एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलता है और दोबारा जो है ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाता है। और ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये दोबारा स्पेयर हो जाता है, फ्री हो जाता है और ये दोबारा अटैक करता है किसी नए मालिक्यूल को जाके। ये दोबारा जो है किसी और नए मालिक्यूल, ओजोन के मालिक्यूल को अटैक करेगा और दोबारा यही प्रोसेस होगा। ये क्लोरीन किसी नए ओजोन के मालिक्यूल को अटैक करेगा, उसे दोबारा सिंपल ऑक्सीजन में तहलील कर देगा। फिर ये रेडिकल जो है आपस में खुद से स्प्लिट हो जाएगा, ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में और क्लोरीन रेडिकल में। एटॉमिक ऑक्सीजन दूसरी एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिंपल ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगी। क्लोरीन रेडिकल फिर फ्री हो जाएगा और दोबारा किसी नए ओजोन के मालिक्यूल को टारगेट या हिट करेगा। इस तरह ये जो क्लोरीन रेडिकल है कैन अटैक लैक्स ऑफ ओजोन मालिक्यूल। ये जो है लाखों ओजोन के मालिक्यूल को अटैक करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये स्पेयर हो जाता है फ्री होने के बाद और मालिक्यूल्स को, ओजोन के और मालिक्यूल्स को टारगेट करके उन्हें दोबारा ऑक्सीजन गैस में तब्दील करता रहता है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो अल्टीमेटली हमारे पास एक थिक लेयर थी ओजोन की हमारे एटमॉस्फेयर के गिर्द, तो जब CFCs यहाँ पर पहुँच गए और उनकी डीकम्पोजिशन हो गई और क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन रेडिकल की सूरत में बन गई, तो फिर क्या होगा, ये जो लेयर है ये डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। ये लेयर जो है ये पतली होना शुरू हो जाएगी। ठीक, इस पतली होने के नतीजे में जो है, इस पतली होने को हम कहेंगे कि ये जो है हमारी ओजोन जो है ओजोन डिप्लीट हो रही है। जो हमारा मेन टॉपिक है कि ओजोन डिप्लीशन, हमारी ओजोन की जो तह है वो पतली हो रही है, थिन हो रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, जो मेनली किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो ये प्रोसेस जो है वो ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। मैं दोबारा उसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में बतौर रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं, जिस तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो हैं किसी न किसी तरीके से इस्केप होते हैं हमारी ज़मीन से और हल्का होने की वजह से ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर यूवी रेडिएशंस के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है, उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं और तहलील होते हैं, जिसकी सूरत में क्लोरीन रेडिकल बनता है। ये क्लोरीन रेडिकल नहायत डेंजरस होता है और ये इस ओजोन गैस को जो है वो सिंपल ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन में तब्दील करता रहता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। जी स्टूडेंट्स, तो ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अभी हमने देखा कि ओजोन डिप्लीशन क्या है, यानी ओजोन की तह का पतला होना, ओजोन की लेयर का थिन होना। इसकी थिनिंग के नतीजे में इसके पतला होने के क्या असरात हैं। तो सबसे पहले हमने वही देखा था जो उसका हमने पहला पॉइंट था, जब हमने उसके बेनिफिट्स में देखा था कि ओजोन लेयर का बेनिफिट क्या है, कि अगर ओजोन की तह पतली होती है तो उससे क्या होता है, यूवी रेडिएशन जो हैं वो अर्थ तक पहुंच जाएंगी।
हमारी ज़मीन तक पहुंच जाएंगी। यूवी रेडिएशन इनके पतला होने की वजह से वो उनको प्रॉपर तरीके से रोक नहीं पाएंगी, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन तक पहुंचेगी। ज़मीन पर पहुंचने के नतीजे में ये क्या करेंगे, इफ़ेक्ट जो है ह्यूमन स्किन, ह्यूमन एंड एनिमल स्किन, इंसानों और जानवरों की जो है स्किन उसको जो है ये मुतासर करेगा और इट विल लीड टू स्किन कैंसर। तो इसका पहला जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो यही कि ओज़ोन की तह के पतला होने की सूरत में इंसानों और जानवरों की जो स्किन है वो मुतासर होगी और इंतहाई सवीर किस्म जो है इसकी कि वो स्किन कैंसर जो है उनको हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरे इफ़ेक्ट्स भी होंगे। दूसरा जो है इसका पॉइंट वो ये कि वो भी डिजीज़ के मतलब है कि इट विल इसके पतला होने की सूरत में इट विल इंक्रीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो उनकी जो तादाद है, उनकी जो रफ्तार है वो बढ़ना शुरू हो गई, वो स्पीड अप हो जाएंगे। लाइक मलेरिया जो है वो पहले अगर कम फैलता है, तो अगर ओज़ोन की तह पतला हो जाए तो उस पतले होने की सूरत में इन्फेक्शन डिजीज़ लाइक मलेरिया जो है ये ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलेगा। पहले अगर कम लोगों को अटैक करता है, कम लोग इससे मुतासर होते हैं, तो ओज़ोन की तह की डिप्लीट होने की वजह से ज़्यादा लोग इससे मुतासर होंगे। जो थर्ड पेज का मेन पॉइंट है वो ये कि ये जो है प्लांट्स को ओज़ोन डिप्लीशन इफ़ेक्ट द प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है उसको ये मुतासर करते हैं। चेंज लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो इससे मुतासर होता है। उनकी जो ड्यूरेशन है यानी उनकी जो ज़िंदगी के दौरानिया है वो इससे मुतासर होता है। उससे क्या होगा, अगर ये मुतासर होगा तो डायरेक्टली जो है वो फूड चेन मुतासर होगी, जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है वो इससे मुतासर होगी। यानी जो एनिमल्स आपस में लिंक है खुराक के लिए, प्लांट्स के लाइफ साइकिल मुतासर होने की वजह से वो डायरेक्टली जो है फूड चेन मुतासर होगी और उससे फिर एट दी एंड सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इससे मुतासर होंगे। तो ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है। और इसके साथ साथ जो है जो सबसे इसका और साइड इफ़ेक्ट के तौर पर या मेजर इफ़ेक्ट के तौर पर आ सकता है, साइड इफ़ेक्ट गलती से कह दिया, यानी मेजर इफ़ेक्ट जो है इसका कि ये जो है विंड पैटर्न्स को चेंज हो सकते हैं इसके नतीजे में। यानी जो हमारे हवाओं के जो पैटर्न है, जिस तरीके से हवाएं चलती हैं, ठीक है, जो इनका हमारे ग्लोब के ऊपर पूरा एक निज़ाम है वो इससे मुतासर होगा। वो मुतासर होगा तो उसके मुतासर होने के नतीजे में हमारा जो क्लाइमेट है ये जो है इसमें चेंजेस आएंगी, क्लाइमेट चेंजेस होंगी, अब्रप्ट चेंजेस होंगी। क्लाइमेट यानी हमारा क्लाइमेट चेंज होने की सूरत में क्या होगा, विंड पैटर्न चेंज है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज किया तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो मुतासर होगी। कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसे मुतासर होगी कि क्लाइमेट चेंज होंगे तो जो खुराक की ज़रूरियात है और उससे लिंक जितनी भी सारे फैक्टर्स हैं वो मुतासर होंगे। और ख़ास तौर पर जो है ह्यूमन माइग्रेशन हो सकती है खुराक के लिए, जो है वो इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मौसम की शिद्दत से बचने के लिए, क्योंकि अगर मौसम शदीद होंगे, मौसम के पैटर्न बदलेंगे तो वहाँ पर मौजूद ग़िज़ाई फसलें मुतासर होंगी, तो इंसान जो है उनको कंपनसेट करने के लिए उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। तो जब ये माइग्रेशन होगी तो इससे आगे सीवियर इफ़ेक्ट्स होंगे। और ख़ास तौर पर जो है एशिया और पैसिफिक के जो इलाके हैं, ठीक है, वो इससे ज़्यादा मुतासर होने का ख़तरा है। अब ये जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया गया है कि कहाँ कहाँ पर यानी जो ओज़ोन डिप्लीशन देखी गई, तो वो दो एरियाज़ में मेन इससे पहले जो है ओज़ोन डिप्लीशन देखी गई। वो कौन कौन से दो एरिया थे, एक हमारा जो है वो साउथ पोल पे जो है वो हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, बरे आज़म जो है अंटार्कटिका, यहाँ इसके ऊपर जो है ओज़ोन डिप्लीशन सबसे पहले ऑब्ज़र्व की गई। उसके बाद जो है नॉर्थ पोल जो है यानी कुतुब जनूबी और कुतुब शुमाली, नॉर्थ पोल में जो है आर्कटिक के जो रीजन है वहाँ पर जो है ये ओज़ोन डिप्लीशन को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया गया, पहले साउथ पोल पर और फिर नॉर्थ पोल पर।
ओजोन डिप्लीशन देखी गई। हालिया दिनों में जो रीसेंट इसमें एडवांसमेंट है वो ये कि ये कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है इससे मुतासर हुई, लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई, काफ़ी ज़्यादा जो है इससे सनतें वाबस्ता थी वो रुक गई। तो ये देखा गया कि ये जो जहाँ पे ओजोन डिप्लीट हुई थी वो दोबारा यानी रिकवर हो गई। इस एक पैंडमिक के नतीजे में उसका जो फ़ायदा हुआ ये कि जो ओजोन पहले जहाँ पर उसकी तह थिन हो गई थी, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई थी, वो दोबारा जो है वो रिकवर होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसके जो कैसे कैसे ये मुतासर कर सकती है इंसानों को और हमारे पूरे ग्लोब को, इससे भी आप इन पॉइंट से बखूबी जान गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।